हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा हर्निया टॉपिक। हर्निया के बारे में क्या हम उससे डेफिनेशन याद करके चले तो एक तरीके से प्रोट्रूजन वाला एक तरीके से निकलना किसी भी विसरल पार्ट का थ्रू वॉल। हकीकत में एक तरीके से मतलब किसी भी वॉल से निकलता है, जरूरत है ना एब्डोमिनल वॉल से निकलने वाले हम बातचीत हम एब्डोमिनल हर्निया करेंगे, लेकिन हकीकत में इस तरीके से कोई भी वॉल जो एक तरीके से उसने घेर रखा है कोई भी ऑर्गन, वहाँ से एक तरीके से वो निकल रहा है उस बॉटल से, तो वही क्या कहलाती है, हमारा हर्निया कहलाती है। देखिए हर्निया के केस में इस तरीके जो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं, मतलब इस तरीके से हर्निया बेसिक लेवल पर बात कर चलना तो किस प्रकार की हर्निया हो सकती है। एक तो होता है इरेड्यूसिबल हर्निया, ये इस तरीके जिसमें क्या है नीचे की साइड का एडेशन बनी है, जिसके कारण क्या है आप उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं लेकिन वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी कि एक तरीके से वो आसानी से रिड्यूस हो पा रहा है और हकीकत में कफ इम्पल्स बता रहा है, मतलब जैसे आप कफ करेंगे या कुछ जोर लगेंगे तभी इस तरीके से वो हर्निया है बाहर निकलेगा, वरना वैसे कुछ नहीं आ रहा है। ये एक होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया और एक होता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। क्या अंतर होता है दोनों में? एक तरीके से ये चीज़ होती है, कोई भी एक तरीके से इरेड्यूसिबल होता है और कोई भी कफ इम्पल्स नहीं देते एक तरीके से, इरेड्यूसिबल टाइप के से होते हैं। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है उसमें एक तरीके से ब्लड सप्लाई होती है वो इंटैक्ट रहती है, कोई भी एक तरीके ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रहती है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में। जबकि एक तरीके से जो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है उसमें एक तरीके से जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है वो चली जाती है। ये इस तरीके से कंटेंट के आधार पे आप कह सकते हैं क्या प्रकार कर रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे एंटेरोसील हो गया सर, इसका मतलब कोई ना कोई स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता, ऐसा मेन बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गन तो ट्यूब तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, तो वो हकीकत में प्रट्रूड कर रही है, मतलब कंटेंट के नाम में स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये एक हो सकता है हमारे हकीकत में इस तरीके से, मतलब इधर जो मोस्ट कॉमनली होता है क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट होता है जो इस तरीके से डिफ़िकल्ट होता है रिड्यूस करना, और जो लास्ट पार्ट होता है वो इजी होता है रिड्यूस करना, ये तरीके बात है अंदर। इसमें याद करना दूसरी जो होती है हमारे ओमेंटोसिल, ओमेंटम इसमें इस तरीके से क्या होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो खुद तो गई नहीं बाहर, लेकिन जो ओमेंटम था वो चला गया। कंटेंट के नाम में कुछ भी चीज़ें बाहर आ सकती है, ओमेंटम भी इस तरीके से कंटेंट नहीं बनाया था एब्डोमिनल वॉल का, तो वो ओमेंटम है वो इस तरीके से बाहर निकल गया। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ईजी होता है रिड्यूस करना और जो लास्ट पार्ट होता है वो डिफ़िकल्ट होता है रिड्यूस करना। ये चीज़ एक होती है हमारी एक तरीके से कुछ आते हैं और स्पेशल टाइप के साथ जैसे लिटिल सर्निया हो गए। लिटिल सर्निया में कहते हैं मैकर्स डायवर्टिकुलम कंटेन करता है ईयन में स्मॉल इंटेस्टाइन वाला डायबिटर, और एमाइड सर्निया में एमाइड्स डल से पता ना, एमाइड से क्या ए से अपेंडिक्स, तो ए से एमाइड सर्निया क्या हो गया एक तरीके से क्या हो गया जिसमें एक तरीके से अपेंडिक्स बाहर निकल रही है। ये एक तरीके से हमारे बेसिक बात कर जाए हर्निया की। ये एक तरीके से जो यूजुअली जो क्लासिफिकेशन दिया जाता है वो NYHUS क्लासिफिकेशन दिया जाता है हर्निया के लिए ना। इस तरीके से टाइप 1 हर्निया क्या हो गया, टाइप 1 हर्निया होता है इस तरीके से जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ये उसके अलावा क्या होता है इसमें इनडायरेक्ट हर्निया में भी कौन सा हो गया इधर टाइप 1 टाइप 2। इनडायरेक्ट हर्निया में टाइप 1 कौन सा होता है, इस तरीके से उसमें इंग्वाइनल रिंग है वो नॉर्मल है, यानी कि इस तरीके से ऐसा हर्निया जो कि नॉर्मल हो सकता है। लगा लीजिए जिसमें इस तरीके से हर्निया रिंग इंटेक्ट है हमारी, जो इस तरीके से इंग्वाइनल रिंग इंटेक्ट है उसी में से हर्निया हो गया। ये कीजिए एक होता है इनडायरेक्ट हर्निया, लेकिन जो रिंग है वो लार्ज यानी कि थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा बाहर आ रहा है। टाइप 2 या टाइप 3 जो पहुंच जाता है उसमें तेरी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि देखिए डायरेक्ट रिंग वाला हर्निया एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट आएगा तभी तो इतनी डायरेक्ट रिंग वाला हर्निया हो सकता है। ये तरीके से डायरेक्ट हर्निया हो गया। ये होता है 3B। 3B क्या होता है इनडायरेक्ट हर्निया होता है इस तरीके से, जो कि इस तरीके से जो पोस्टीरियर बॉल होता है जब एक तरीके से मतलब इस तरीके से जो स्क्रोटम तक पहुंच जाए, मतलब इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो चुका है, वो स्क्रोटम तक पहुंच चुका है हकीकत में। ये टाइप 3C में क्या हो गया हकीकत में वो आता है हमारा फीमोरल हर्निया 3C में। और 4 में क्या आता है इस तरीके से रिकरेंट हर्निया। रिकरेंट में एक में से डायरेक्ट हर्निया हो, इनडायरेक्ट हर्निया हो, फीमोरल हर्निया कोई भी एक तरीके से या कंबाइन हर्निया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से मेरे संग रिपीट करिए। टाइप 1 में कौन सा हर्निया हो गया इस तरीके से इनडायरेक्ट हर्निया। इनडायरेक्ट हर्निया टाइप 2 में भी होती है, लेकिन इनडायरेक्ट में नॉर्मल वॉल होती है, नॉर्मल रिंग होती है, और उसमें टाइप 2 में क्या हो गया इस तरीके से एनलार्ज रिंग हो गई है। टाइप 3 में क्या हो गया हकीकत में, टाइप 3 में होता है डायरेक्ट हर्निया हमारा। टाइप 4 में क्या होगा, टाइप 4 के ए में जो होता है वो मतलब टाइप 3 के भी 3 टाइप होते हैं। टाइप 3 में एक तरीके से ए में तो क्या होगा हमारा डायरेक्ट हर्निया होगा। टाइप 3B में होगा इस तरीके से इनडायरेक्ट हर्निया, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच गया इस तरीके से वो के स्क्रोटम था। टाइप 3C में क्या होगा तो फीमेरल हर्निया। टाइप 4 में क्या होता है इस तरह रिकरेंट हर्निया होते हैं
हाँ। एक होता है हमारे इधर गिलबर्ट क्लासिफिकेशन। गिलबर्ट क्लासिफिकेशन लगभग ऐसे लगा जैसे इनडायरेक्ट हर्निया में नॉर्मल वॉल है तो स्मॉल ही तो आएगा, तो इनडायरेक्ट स्मॉल। फिर यदि एक तरीके से लार्ज रिंग होगी तो एक से मीडियम आएगा, तो मीडियम लार्ज तो टाइप 1 टी में इंडायरेक्ट स्मॉल मीडियम लार्ज। ये तो उसका डायरेक्ट हर्निया हो सकता है। हाँ। और इसमें एक तरीके से डायरेक्ट में क्या हो सकता है, यदि वो एंटायर फ्लोर को इन्वॉल्व कर रहा हो या फिर एक तरीके से डायवर्टिकुला हो खाली बस। ये जो तरीके से छोटे छोटे डायवर्टिकुलर निकल रहे तो डायवर्टिकुलर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है छठा टाइप का क्या हो सकता है, इस तरीके से कंबाइन हर्निया होता है। कंबाइन हर्निया मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया दोनों एक तरीके से मिले से पेंटालून हर्निया भी कह देते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया दोनों संग मिलने हैं। एक 7 में आ जाता है हमारा फीमोरल हर्निया। कंबाइन में जो आता है फीमोरल और इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया नहीं होता। कंबाइन का मतलब है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया दोनों मिल रहे हैं। ये एक तरीके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो रिस्क फैक्टर एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जो पेटेंट कॉन्जेनाइटल होते हैं, एक तरीके से एक्वायर्ड हो सकते हैं। कॉन्जेनाइटल में क्या क्या होंगे, एक तरीके से जिससे एक तरीके से जिसमें इंडायरेक्ट मूवमेंट हर्निया बढ़नी सबसे ज़्यादा संभावना होती है। जैसे एक तरीके से पेटेंट प्रोसेस बिजनेस सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर में से मान ली या कनेक्टिव डिसऑर्डर एक तरीके से एब्डोमिनल वॉल ढंग से डेवलप नहीं हुई, एक्टोपिया विसाई की हुआ है एक तरीके से। हाँ। एक तरीके से कनेक्टिव डिसऑर्डर में आ जाते हैं एलआर डोनर सिंड्रोम हुआ, या इस तरीके से एब्डोमिनल वॉल इस तरीके से ढंग से डेवलप नहीं हुई, कोई यूटेराइन वॉल की तरीके से जो यूरिनरी ब्लैडर ढंग से वॉल डेवलप नहीं होती आगे की साइड की, एक्टोपिया विसाई के तरीके से वो है। डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस हुआ। उसके अलावा स्मोकिंग है और स्टीरॉयड्स है, वो ये भी तरीके से ग्रोथ को रोकते हैं। तो इस तरीके से स्मोकिंग, स्टीरॉयड, एक्टोपिया विसाई के पेटेंट वेक्टर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ये सारी तरीके से फैक्टर रहते हैं मोटे मोटे तौर पे। बाकी इस तरीके से उसमें कौन सा है जो भी जिसमें आपको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, जिसमें इस तरीके से तो क्या हो सकता है, हैवी वेट लिफ्टर हुए हकीकत में वेट लिफ्टिंग करते तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है ना एब्डोमेन पे, तो हैवी वेट लिफ्टर हुए। ऑस्टियोयूरोपैथी हुई, जैसे हमारा बीपीएच हुई जिसमें हम ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा प्रेशर है। कॉन्स्टिपेशन है, उसमें तो निकालने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ये चीज़ है। उसके अलावा कफ है और सीओपीडी हुआ, ये भी एक तरीके से ज़्यादा, जैसे मैंने पर्सनली एक केस देखा था सर मेरा प्रैक्टिकल वर्क में, इस तरीके से हर्निया का ही आया, तुम पर्सनली बताऊँ तो हर्निया केस था, तो उसमें एक तरीके से कोई हालांकि बाबा जी थे तो मैं लग रहा था डायरेक्ट न्यूमोनिया हर्निया हो सकता है, लेकिन उसमें जो तरीके से हिस्ट्री थी वो एब्डोमिनल वॉल के डिफेक्ट की वगैरह की कुछ नहीं थी। उसमें जो मेन जो हिस्ट्री थी वो दे रखा था कि उसके तरीके से कफ वगैरह हो रखा था, मतलब कोई ना एक तरीके से बता रहा था। हाँ, तो एक तरीके से उसमें एक तरीके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के संग भी जुड़ा हुआ देखने को मिल जाता है ये। उसके अलावा पेरिटोनियल कंडीशन हुई हमारे उनके संग, जैसे एसाइटिस हुआ, सीडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, उसके अलावा कॉर्निक एम्बोलिक प्रोटीनरी डायलिसिस, काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं, वो एक तरीके से हो सकती है। तो आपसे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया किसमें होता है। ये मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ हर्निया होता है वो हमेशा होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। एक होता है फीमरल हर्निया, इस तरीके से ये इसके बारे में पूछा था कि फीमरल हर्निया मोस्ट कॉमनली फीमेल में देखने को मिलता है, ये चीज़ तो पूछी जाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फीमेल मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होगा, तब भी हमारा आंसर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बाई फार इस तरीके से मोस्ट कॉमन होता है। इसलिए चाहे कोई से मेल निकाल ले फीमेल है, मेल में तो हो जाएगा, लेकिन मेल में तो होता ही नहीं है फीमरल हर्निया, मेल तो ज़्यादातर फीमेल में होता है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया कौन सा होगा, तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया सीधे सीधे तौर पे आंसर चला जाता है हमारा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया में करने को जो नॉर्मल जो सिस्टम जो हो रहा है वहीं से एक तरीके से आता है, जैसे कि डीप इंग्वायरिंग, सुपरफिशियल इंग्वायरिंग, इससे इससे होते होते हकीकत में जाता है। हाँ, इस तरीके से डीप इंग्वायरिंग है हमारी, हाँ कौन सी इंग्वायनल कैनाल की वहाँ से आता है, फिर इंग्वायनल कैनाल चलता है, फिर सुपरफिशियल इंग्वायरिंग में स्कोटम वगैरह के आसपास इस तरीके से जा सकता है। ये होता है हमारा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या क्या आसपास रहती है, वो थोड़ा सा मीडियली होता है। जैसे तरीके से इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो कंपैरेटिवली लेटरल होता है, और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो कंपैरेटिवली मीडियल होता है। ये चीज़ तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कब कहते हैं, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के लिए कहा जाता है डेफिनेशन, तो वो हेसेल्सबर्ग ट्रायंगल जो होता है उससे एक तरीके से यदि निकल रहा है तो वो कहा जाता है हमारा एक तरीके से, यदि हेसेल्सबर्ग ट्रायंगल से प्रोट्रूजन हो रहा है तो उसे कहा जाता है हकीकत में डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एक तरीके से, मतलब ये चीज़ है। मतलब मेन जो उसका जो डेफिनेशन कहा जाता है कि तरीके से वॉल पे एक तरीके से निकलता है, इनडायरेक्ट को कहा जा रहा है, क्योंकि जो इस तरीके से इंग्वाइनल कैनाल वगैरह ये डिफेक्ट जो होता है वो यूजुअली प्रेजेंट रहता ही है ना, ये रिंग वगैरह यदि आपने एनाटॉमी में प्रैक्टिकल कराया है, डायसेक्शन कराया, तो प्रॉपर आप पालपेट करके देखेंगे, हालांकि बिल्कुल एकदम खुली रिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन रिंग महसूस जरूर हो जाएगी। ये
पर्टिकुलरली तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो प्रेजेंट होता है ना। अब वो हर्निया कब आ जाएगा डायरेक्ट, जैसे उसमें जो डिफेक्ट था वो नहीं था, डिफेक्ट डेवलप हुआ उसके बाद आया हकीकत में, तब हम एक तरीके से उसको कहेंगे ना कि इसमें सही ढंग से तो हर्निया डायरेक्ट वगैरह वाला केस जो प्राइमरी केस जो रहता है, इसके कारण उसको डायरेक्ट काइट्स कहा जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा संभावना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हेसलबर्ग ट्रायंगल सबसे ज़्यादा निकलता है, क्योंकि हकीकत में एब्डोमिनल वॉल होते हैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो इसी इलाके में होती है। हाँ, और बिल्कुल आगे की साइड तो रेक्टस एब्डोमिनस मतलब रास्ता को रोक देती है। इसमें तेरी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिड्यूरस इंटरनल एपिड्यूरस ज़्यादा मात्रा में होता नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत जगह सी मिल जाती है, तो यहाँ से एक तरीके से हर कंटेंट है वो निकल सकता है, ज़्यादा एब्डोमिनल वॉल ज़्यादा इंटेक्ट रहती नहीं है यहाँ पे। ये इस तरीके से इसमें क्या होता है इंजरी, इस तरीके से ज़्यादातर क्या होता है ट्रायंगल ऑफ हेज़लबर्ग जो होता है इस तरीके से उससे इस तरीके से निकलता है और उससे इंग्वाना क्लार में एंटर करता है। जरूर जहाँ तक ना इंग्वाना क्लार में ये भी एंटर करेगा, हकीकत में ये भी नहीं कि इंग्वाना क्लार में नहीं आएगा, तो इंग्वाना क्लार में ये भी एंटर करता है। बस ये है कि इस तरीके से सुपरफिशियल इंग्वाना रिंग पे पहुंच जाता है सीधे हकीकत में। ये लगा जो बस खाली प्रोट्रूजन सा क्रिएट करता है, सुपरफिशियल में स्क्रोटम में इसका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर रहता है। ये तो ये चीज़ होती है, तो इसकी सिल्वेस्टर ट्रायंगल की बाउंड्री पूछते हैं, ज़्यादातर मैं चीज़ें बता चुका हूँ हर्निया से रिलेटेड, तो मैं अनाटमी वाले में भी लेक्चर लिया था एब्डोमिनल वॉल के नाम से। ये चीज़ क्या होती है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आती है लेटर, मीडियल में रेटस नीचे होता है इक्विवेलेंट लगा हुआ है। ये चीज़ तो उस तरीके से आपसे आपसे पूछेगा कि इनडायरेक्ट इंग्वाला हर्निया के टाइप क्या होते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो इनडायरेक्ट इंग्वाला हर्निया के जो टाइप होते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर बताते हैं इंग्वाला डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट हर्निया के बारे में बताता हूँ। तो इनडायरेक्ट इंग्वाला हर्निया के जैसे टाइप होते हैं इधर देखो, तो बिबोनोसील, बिबोनोसील का मतलब होता है कि तो कंटेंट डायल है वो सुपरफिशियल इंग्वाला रिंग थी उसके ऊपर ही रहे, डीप इंग्वाला रिंग तक तो आएगा, जैसे डीप इंग्वाला रिंग के नीचे भी नहीं आया तो उसका हर्निया की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। डीप इंग्वाला रिंग के नीचे तो आया, सुपरफिशियल इंग्वाला रिंग के ही ऊपर ही रह गया ये। तो बिबोनोसील होता है, कुछ जगह इधर इन्फेंटाइल वैरायटी, कुछ उल्टा सीधा वैरायटी कह दिया जाए। ये तीनों वैरायटी याद रखना, काफ़ी बार जो होता है हकीकत में आपका स्पॉटर होता है उसमें पूछा जा सकता है। ये होता है फुनिकुलर, फुनिकुलर में क्या होता है सुपरफिशियल इंग्वाला रिंग पास कर ली है ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस रेजाइनस जो था इस तरीके से वो क्लोज था कि वहाँ तक पहुँचाने वाले, तो जो टेस्टिस का आसपास का एरिया था उसने इन्वॉल्व नहीं करा। ये होता है मैं कंप्लीट वाला हर्निया, कंप्लीट का जो टेस्टिस का जो लोअर पार्ट था पूरा तरीके से टेस्टिस उसने इन्वॉल्व कर लिया। ऐसे ये पूछा सकता है कि टेस्टिस का लोअर हिस्सा तो इस तरीके हाइड्रोक्सिल में भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें किस तरीके अंतर है, क्योंकि इस तरीके से इसमें ये इंडायरेक्ट है वो आसानी से रिड्यूसिबल होता है। ये कोई पर्टिकुलर इसकी डिफेक्ट है तो आप जैसे प्रेस करेंगे तो आप बस में चला जाएगा, लेकिन क्योंकि हाइड्रोसिल होता है तो कनेक्शन तो होता नहीं, भले इसके अंदर डबला हुआ हो कनेक्शन नहीं होता उसका यूजुअली, जिसके कारण वो रिड्यूसिबल नहीं होता, ये अंतर रहता है। ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से अब क्या आता है क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने मिलेगा, तो स्वेलिंग देखने मिलेगी इंग्वाइनल रीजन में, इसके तरीके और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। इस तरीके से हमारा इंग्वाइनल इस तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो दो चार इस तरीके से, जैसे अब ये नहीं पता क्या होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे ठीक है। तो हाँ इस तरीके से इंग्वाइनल लिम्फोनोडोपैथी हो गई या कुछ और हो गया, तो इस तरीके से और भी इस तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। गर्मी ज़्यादा हो रखी है और एक तरीके से ये चीज़ होती है ना कि ज़्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन या कफ रिफ्लेक्स के संग आएगी, इस तरीके से जो स्वेलिंग देखने को मिल रही है वो उसके संग आ रही है, और जो पर्टिकुलर जब आप ब्लेड जाएंगे तो ये चली भी जाएगी, ये वो चीज़ होती है। और ये स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव इंक्रीज करती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम अचानक आ जाती है। आप कफ करेंगे तो अचानक आएगी, लेकिन धीरे धीरे जो प्रॉपर नॉर्मल स्थिति है उससे बराबर धीरे धीरे ही इंक्रीज करती है। ये डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, तो डायग्नोसिस बनाने के लिए ज़्यादा क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के नाम पे क्या करते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के नाम पे जो हमारे किए जाते हैं वो इस तरीके से डीप रिंग एक्लूजन टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमनली किया जाता है। इसमें क्या डीप रिंग जो होती है उसमें तरीके दबा के देते हैं, फिर से कफ इम्पल्स करने की कहते हैं। तो यदि इस तरीके उसको इंडायरेक्ट इंग्वाना हर्निया हुआ तो इस तरीके हर्निया जो मास है वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन चूंकि मैं बताता कि तो डायरेक्ट इंग्वाना हर्निया वो इधर डीप रिंग से तो बाहर आता नहीं है, सुपरफिशियल इंग्वाना रिंग तक पहुँच जाता है। तो आपने इस तरीके से वो यदि मास बाहर आ गया कुछ भी, तो हकीकत में बोला कि तरीके से मास फिर भी बाहर आ रहा है तो वो डायरेक्ट इंग्वाना हर्निया है। ये अब भगोने को दे टेस्ट वगैरह होते हैं, मैंने करे नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है मुझे, पर्टिकुलर वैसे नंगे करके तो ना करेंगे। हाँ तो पर्टिकुलर ये चीज़ है, तो ये चीज़ उसके अलावा वैसे जो थ्री फिंगर टेस्ट किया जाता है, थ्री फिंगर टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें इस तरीके से सेंसिटिविटी भले ही लो रहती है लेकिन कर सकते हैं।
इसमें क्या करते हैं हकीकत में, हम 3 फिंगर लगा दें तो हमारे रहते हैं डीप इन्वायरल रिंग पे, एक होते हैं सुपरफिशियल इन्वायरल पे, फिर हमारे फीमोरल एरिया होता है उस पर एक तरीके से रिंग रहती है फीमोरल एरिया पे, 3 एक तरीके से जगह। हम्म, तो एक तरीके से हम उसको ऐसे कफ करने कहते हैं। यदि वो एक तरीके से हमें कहाँ महसूस हो रहा है, डीप इन्वायरमेंट में महसूस हो रहा है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, सुपरफिशियल इन्वायरमेंट में महसूस हो रहा है तो वो होगा। और यदि वो हमारा एक तरीके से क्या है, पीवी ट्यूबर करके लेटरल एक तरीके से में महसूस हो रहा है, पीवी ट्यूबर का लेटरल होता है फीमोरल हर्निया, वहाँ पे एक तरीके से महसूस हो रहा है फीमोरल रिंग पे, तो वो हो जाता है हमारा एक तरीके से व्यू फीमोरल हर्निया। ये होता है ई3 थी। एक होता है हमारा रिंग इन्वेस्टिगेशन टेस्ट। रिंग इन्वेस्टिगेशन में होता है कि एक तरीके से रिंग जो होती है सुपरफिशियल रिंग वाला और डीप वाला ऐसी चीज़ें रखी जाती है ना, तो यदि मान के चलो कफ करा तो इस तरीके वो सुपरफिशियल डीप रिंग वाला रिंग पाएगा तो इस तरीके वो टिप पे फेल होगा। हाँ, और वो जो नीचे वाला पाल पे उस पर कौन सा फील होगा, हमारा डायरेक्ट रिंग वाला हर्निया। तो ये तरीके से खाली टेस्ट करना डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये एक तरीके से इसलिए उनको आसानी से डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये पाल्पेबल होते हैं। मान के चलिए एक तरीके से कुछ इंटरनल हर्निया होते हैं, जैसे स्किपिंग लिंग हर्निया होता है मान के चलिए, तो वो एक तरीके से पाल्पेबल नहीं होते, तो उसमें एक तरीके से इसके आधार पर हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। ये अब आते हैं हकीकत में, जैसे पर्टिकुलर डायग्नोसिस हमें यूसी से बनानी पड़ेगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे तरीके से, ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है सेक का ट्रीटमेंट। सेक के लिए जो करते हैं वो करते हैं हम हर्नियोटॉमी। हर्नियोटॉमी में क्या करते हैं, इस तरीके से सेक आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उससे पहले उसकी स्किन हटाई हमने, स्किन हटाने के बाद सबक्यूटेनियस फेस हटाया, हाँ, उसको ऊपर के बस फेसिया हटाया तरीके से नीचे पहुँच रहे हैं। फिर हमने क्या इस तरीके से वो हमने कहते क्या दिए एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर में इस तरीके से इंसिजन दिया, तो तक हम पहुँच गए हकीकत में। और फिर हमने सैक कोड हुआ हकीकत में, जो सैक था हकीकत में उसका फंडस खोला, ये फिर उसके बाद उसको अंदर भेजा, और अंदर भेजने के बाद एक तरीके से उसको एक तरीके से रैपिंग कर दी उसकी सीधी, बस खाली ये धीरे धीरे बटा दिया, प्रेशर के संग तरीके से कर दिया, फिर किस तरीके से स्टीरिंग कर दी, स्टीरिंग कर दी, स्टीरिंग तरीके से बात करता हूँ। हर्नियोटॉमी में क्या करते हैं लास्ट में स्टीरिंग कर दी, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, स्टीरिंग कर दी। ज़्यादातर किस में किया जाता है, तो इंडिकेशन जो याद है कॉन्जेनिटल जो हर्निया होता है हकीकत में उनमें किया जाता है। एक होता है अन्य हर्नियोरेफी। हर्नियोरेफी में क्या करते हैं, हकीकत में इतनी लगभग वही सेम प्रोसीजर होती है, लेकिन इसमें जो होता है हमारा इंग्वाइनल फ्लोर होता है उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये अब रिकंस्टिट्यूशन करने के लिए क्या करते हैं हकीकत में, तो रिकंस्टिट्यूशन करने के लिए जो फ्लोर होती है हकीकत में, जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो होती है उसको बनाया जाता है। अलग तरीके से इसमें एक तरीके से उसमें एक तरीके से दो प्रोसीजर आते हैं हर्नियोरेफी के नाम पे। एक होता है हमारा बेसेनीज प्रोसीजर और शोलिडे प्रोसीजर। बेसेनीज प्रोसीजर में क्या होता है, हमारा कंजोन टेंडन जो होता है उसको बनाया जाता है उसके ऊपर, और इस तरीके से इंग्वाइनल कैनाल को प्रॉपर फिर दोबारा बना दिया जाता है। इस तरीके से उसको मिला के हकीकत में इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसफर डोमिनस फेशियल, इंटरनल ट्रांसफर डोमिनस से वो बन जाता है हमारा हकीकत में क्या कहते हैं कंजोन, उसको मिला के इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से प्रॉपर जो इस तरीके से इंग्वाइनल कैनाल है फिर दोबारा बनाई जाती है ना। इसमें एक तरीके से और सॉलिडे प्रोसीजर में क्या अंतर होता है, सॉलिडे में एक तरीके से ये काम तो किया जाता है, लेकिन हमको कहते हैं में डबल ब्रेस्टिंग की जाती है हमारी, एक तरीके से डबल लेयर से कवर किया जाता है ऑफ फेशियल ट्रांसफर लेयर्स। ये इसके कारण ये एक तरीके से 4 लेयर ज़्यादा लेयर का रिपेयर बन जाता है एक तरीके से सॉलिड है, जिसके कारण हमें एक तरीके से रिकरेंस की संभावना कम रहती है। ये बेसिनी तो सॉलिड है। एक जो होता है हमारा हर्नियोरेफी की बात आती है हमारी हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी इधर मोस्ट कॉमन जो आप घर गवर्नमेंट सेटअप पे देखेंगे वो ये मिलेगी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल जो सिस्टम सेटअप कर रहे हैं हकीकत में हर्नियोटॉमी का वो तो किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि इस तरीके से रिकन्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं वो खाली बस ऐसा नहीं कि इंटरनल ऑब्लिक से करनी है, हालांकि इनका उपयोग तो है ही है, लेकिन क्या है कि हमने एक तरीके से उसमें एक तरीके से मैश का यूज़ किया, तो एक तरीके से वो कहलाती है हमारे हर्नियोप्लास्टी। मैश एक तरीके से लेंगे मैश के, इसको क्या बोलते हैं लिंचस्टाइन प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, इतने मैश जो होता है हमारा ज़्यादातर सिंथेटिक मैश यूज़ किया जाता है, कौन सा इतने प्रोलिन मैश की मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल मैश यूज़ करते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है, उसमें एक तरीके से हम जो बायोलॉजिकल मैसेज सिंथेटिक मैसेज यूज़ कर नहीं कर सकते, इस तरीके से उसमें क्या होता है एक तरीके से एलोडर्म जो तरीके से ह्यूमन स्किन होती है वो यूज़ कर सकते हैं। तरीके से कहते हैं पॉलीएस्टर प्रोलीन, तरीके से इस प्रकार के हमारे मैश रहते हैं।
सबकी अलग अपने आप में खास बात रहती है। इस तरीके से जैसे प्रोलिन मोस्ट कॉमन इस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पॉलिएस्टर में क्या खास बात रहती है, इतनी हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी नहीं लगेगा आसानी से उसमें, तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन के रिस्क की इतनी संभावना कम रहती है। और इतनी सॉलिड में रहता है PTFE में होता है, उसमें क्या खास बात रहती है, इसमें ये स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी फिस्टुला वगैरह बनने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसी उसके अलावा क्या कहते हैं, इस तरीके से इसमें जो मैश आपको किस प्रकार का चाहिए, ये भी बात आ जाती है। तो मैश वो होना चाहिए किस प्रकार का, ये तो लो वेट होना चाहिए, लो वेट उसका होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, थिन फाइबर होने चाहिए और लार्ज होना चाहिए। इस तरीके से जो श्रिंकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। जिसके कारण हमने कहा था कि 5 सेंटीमीटर ओवरलैप में ही आपको मैश लेना होता है। हाँ, ये बात आई आपको हकीकत में। इसमें तो हमने इस तरीके सारे रिपेयर कर दिए। एक होता है हमारा लेप्रोस्कोपिक रिपेयर, जो कि हमारा गवर्नमेंट सेटअप पे तो यूजुअली नहीं होता है, प्राइवेट सेटअप पे देखने को मिलता है। इसमें तरीके से 2 प्रोसीजर आते हैं, एक TEP टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर, और एक होता है हमारा TAPB ट्रांस एब्डोमिनल पर पेरिटोनियल रिपेयर। नाम से पता लग रहा है कि इसमें पेरिटोनियम होते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाती, पेरिटोनियम को ऊपर ही ऊपर एक तरीके से रिपेयर कर दिया जाता है। इसमें तरीके से पेरिटोनियम को इन्वॉल्व किया जाता है तरीके से, ठीक है। तो पेरिटोनियम को कैसे किया जाता है, इसके इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं, इस तरीके से बायलेटरल इस तरीके से इंगुलर हर्निया हो रहा और रिकरेंट हर्निया हो रहा, वो इस तरीके से उसमें ही यूज किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं हकीकत में, इस तरीके से एक बैलून होता है, इस तरीके से पहली बात तो बैलून को इंसर्ट करते हैं, उसको इंसर्ट किया बैलून को, फिर उसको फुलाया, फुलाने के बाद क्या इस तरीके से जिसके गैप क्रिएट हुआ, और वहाँ पे क्या कर दिया हमने सर, जो भी तरीके से हमें मैश वगैरह अप्लाई करना था वो चीज़ हमने कर दी। इसमें फ़ायदा क्या रहता है कि उसमें स्किन टिश्यू वगैरह सब हटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हटा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी। जैसे बायोलेटरल हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा हटाना पड़ जाएगा, तो इसलिए इस तरीके से फ़ायदेमंद रहता है वहाँ पे। इंट्रापेरिटोनियल में क्या करता है, ये तरीके से ज़्यादातर ये तरीके से एक्सपीरियंस सर्जन के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये तो टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल वाला करते हैं, और बिगिनर होते हैं, सर्जरी स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, उनके लिए TAPB करते हैं। ये इसमें इस तरीके से पेरिटोनियम के अंदर से इस तरीके से अंदर से इस तरीके से पहुँचाया जाता है हकीकत में, और फिर एक तरीके से सर्जरी करी जाती है। इसमें जो आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है हकीकत में, प्रोसीजर के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि हकीकत में हमने देखा ही नहीं तो क्या होता है इसके बारे में। इसका जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, एक तरीके से ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल एक तरीके से कौन से एक तरीके से एरिया होते हैं जहाँ पे आपको सर्जरी अवॉइड करनी रहती है। एक होता है हमारा ट्राइंगल ऑफ डोम, एक ट्राइंगल ऑफ पेन। ट्राइंगल ऑफ डोम में क्या समझना, इस तरीके से मैं याद रखना, ट्राइंगल ऑफ जो डोम होता है उसके जो लेटरल होती है वो गोनेडल वेसल होती है, लेकिन ट्राइंगल ऑफ पेन होता है उसके मीडियली गोनेडल वेसल होती है, बता सकता है। ट्राइंगल ऑफ डोम में मीडियली क्या होगा, हमारा वास्ट डिफरेंस होता है। इसमें जो रूफ होता है वो कौन बनाता है, हमारा डीप इंगुलर बनाती है, और लेटरली क्या होती है, हमारी गोनेडल वेसल होती है। कंटेंट के नाम पे मतलब रूफ या एपेक्स होता है वो बनाती है, और बेस क्या होता है हमारा पेरिटोनियम को फोल्ड होता है। हैत में क्या एक तरीके से क्या बनाती है ना, इस तरीके से इसमें जो कंटेंट का नाम रहता है इलियक वेसल्स रहती है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा ट्राइंगल ऑफ पेन। ट्राइंगल ऑफ पेन से ला जाए, इतनी बहुत सारी इस तरीके से पेन सेंसिटिव नर्व होगी हैत में, तो इस तरीके से लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई रहती है मोस्ट कॉमन, और उसके अलावा एंटीरियर नर्व ऑफ थाई रहती है, एंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। उसके अलावा क्या है, तो जेनेटा फीमोरल नर्व हुई, और उसके अलावा फीमोरल आर्टरी वगैरह हुई। फीमोरल नर्व है और जेनेटा फीमोरल नर्व है, ठीक, सारी तरीके से नर्व आती है तरीके से। तो फीमोरल नर्व है हमारी, जैसे जेनेटल फीमोरल नर्व है, ये सारी तरीके से आती है। और क्या आता है इस तरीके से, इसके मैं तो मैं बताता उसका लेटरली में क्या होता है, हमारा गोनेडल वेसल इसके मीडियली आएगा, तो मीडियली गोनेडल वेसल, और उसके तरीके से पीछे की साइड आ रहा है उसमें लेटरल चला जाएगा पेरिटोनियल फोर्ड, और इसका जो ऊपर का हिस्सा बना कहता है इलियोट्रेट होता है, मतलब जैसे लेटरली पोरियल हकीकत में ये कंटेंट यहाँ पे, तो ये ट्राइंगल ऑफ पेन कहलाता है। एक होता है हमारा क्राउड ऑफ कोरोना मोटिस कहते हैं, या फिर इस तरीके से सर्कल ऑफ डेथ भी कहते हैं। क्राउन ऑफ डेथ या सर्कल ऑफ डेथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है हकीकत में, नॉर्मली कोई कम्युनिकेशन नहीं होता हकीकत में इंटरनली और एक्सटर्नली में, तो मतलब वहाँ पे ओरिजिन के नाम में इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली में कम्युनिकेशन होता है,
इसमें इस तरीके ऑब्टूरेटर आर्टरी और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आपस में इस तरीके से कम्युनिकेशन पाया जाता है। तो यदि आप उसमें यदि ये है कम्युनिकेशन, तो आपने कुछ भी इस तरीके प्रोसीजर करा आपने एक में, हाँ, तो जो उसी तरीके से मैश फिक्सेशन करा या कुछ भी करा, तो उसमें क्या है, इस तरीके से आर्टरी इंजर्ड हो जाती है और बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण इस तरीके से डेथ होने की संभावना रहती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें चलें, तो कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो आपको पता ही है, इस तरीके हेमरेज हो सकता है। उसके अलावा जो इसमें काफ़ी सारी तरीके से वास्ट डिफरेंस वगैरह स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही है ना, इस तरीके से वासा या कॉर्ड स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से वो जो है टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है हमारा ये। उसके अलावा ब्लैडर के आसपास की ब्लैडर की इंजरी हो सकती है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा इस तरीके से रिकरेंस होने से हमारा ढंग से प्रोसीजर नहीं हुआ। उसके अलावा मैश रिलेटेड हकीकत में क्या होता है, इस तरीके से मैश इन्फेक्शन हो सकता है, मैश का इन्फेक्शन हो गया, जैसे एक तरीके वो वाला इन्फेक्शन यूज नहीं करा तो पॉलिएस्टर वाला यूज नहीं करा तो, हाँ। और उसके अलावा क्या कहते हैं ओटाइटिस पूविस हो सकती है, ब्लड इंजरी। और उसके अलावा नर्व के नाम पे याद रखना, इलियो इंग्वाइनल नर्व इस तरीके से इंजर्ड हो सकती है। और इसके अलावा एलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, वो इस तरीके से इंजर्ड हो सकती है। इस तरीके से याद है कॉम्प्लिकेशन सर्जरी क्या रहेंगे हमारे, इस तरीके से याद है हेमरेज तो पता ही है, उसके अलावा कॉर्ड स्ट्रक्चर हुई हमारी, उसकी इंजरी हो सकती है, हाँ। उसके अलावा कहते हैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इंजर्ड हो सकती है, हाँ खा रहा हूँ। फिलहाल वार्म इन्फेक्शन लगाया ना, इस तरीके ये चीज़ है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व इस तरीके से इंजर्ड हो सकती है। एक चीज़ आता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये जी। तो इस तरीके इसमें पहले बात तो क्या है कि काफ़ी इम्पल्स देखने मिलेगा, टॉर्सन देखने मिले, टेंस देखने मिलेगा, और कोई भी इस तरीके से इसमें स्ट्रैंगुलेशन आ गया तो इस तरीके से जीआई सिम्टम में वो देखने को मिलेंगे उसमें अच्छे खासे हकीकत में, जैसे एक तरीके से ऑप्शन बिलस वॉमिटिंग, नॉन फैसेज ऑफ फीकस फीटल का फ्लैश नहीं हो पा रहा, तो इस तरीके से फैसेस फीटर का फैलेशन नहीं होता तो पाचन वगैरह कुछ हो नहीं पाया, तो इस तरीके से उसको टोटल कैरेंटल डाइट देनी पड़ेगी फॉर, और उसके अलावा कैथेटराइजेशन भी होता है करना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ याद रखना, हकीकत में आपने एक तरीके से पर्टिकुलरली आपने सैक को ओपन करना है, पहली बात तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ जमा हुई है, तो उसको सैक को ओपन करा और इस तरीके से जो भी इस तरीके से आल्टू फाल्टू फ्लूड है हकीकत में, क्योंकि एस्पिरेट करना पड़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आप इस तरीके से उसको एक्सपिरेट करना है। यदि बाउल बचा हुआ है अभी भी जिंदा है हकीकत में, तो आप इस तरीके से उसको कुछ मत करिए, तो रिड्यूस कर लीजिए प्रोटीन होने में। यदि इस तरीके से बाउल है वो खत्म हो चुका है, और यदि आप ओमेंटम चेक करें वो भी खत्म हो गया, तो इस तरीके से ओमेंटम और बाउल दोनों को निकाल के इस तरीके से जो इस तरीके से लाइगेशन और अनास्टोमोसिस वगैरह होता है ना हकीकत में, वो प्रोसीजर करते हैं और उसको हटा दिया जाएगा इस तरीके से नॉन विजिबल पार्ट को, और अनास्टोमोसिस कर दिया जाता है, और मैश तो अप्लाई करते ही हैं ये चीज़। इस प्रकार हमारा ये इंग्वाइनल हर्निया वाला टॉपिक है, दूसरा लेक्चर ये लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो